हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जल का अवशोषण और जल का परिवहन प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे जो जल का मार्ग है पादपों में, पथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल का मार्ग यानी पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम जल के अवशोषण की बात कर रहे थे, तो जल का अवशोषण मूल रोम्स के द्वारा होता है। ये जैसे मूल रोम्स है हमारे पास में, इन मूल रोम्स के द्वारा जो है जल का अवशोषण है। यहाँ से मान लीजिए इंटरनल पार्ट के अंदर यहाँ परिरंभ है ये, और यहाँ जाइलम है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये हमारे पास में अंतस्थ त्वचा हो गई, और ये हमारे पास में वलकुट वाला क्षेत्र हो गया। समझने की कोशिश करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वलकुट वाला हमारे पास में क्षेत्र हो गया। तो जल का जो मार्ग है या जल का परिवहन है अवशोषण के बाद में जाइलम तक का, ठीक है, जाइलम तक का जो अवशोषण है, परिवहन है अवशोषण के बाद जल का, वो पार्श्वीय परिवहन होता है। ठीक है, देखिएगा, जैसे इधर से जल का अवशोषण हुआ तो जल का जो परिवहन हो रहा है यहाँ तक, जाइलम तक, ये पार्श्वीय परिवहन हो रहा है, पार्श्वीय परिवहन। ठीक है, उसके बाद जाइलम के अंदर पहुंचने के बाद में वाटर का रसारोहण के द्वारा ऊपर की ओर क्या होता है, परिवहन होता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इसमें मोस्टली कौन कौन से मार्ग काम में आते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, वाटर को जाइलम तक पहुंचने के लिए मोस्टली 3 पथ काम करते हैं, या 3 मार्गों से यहाँ से अवशोषित जल है वो जाइलम तक पहुंचता है। सबसे पहले हम बात करें अपलवक, या इसको हम एपोप्लास्ट भी कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ। ठीक है, दूसरे पथ की हम बात करें तो संलवक, या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा जो पथ काम आता है जल के परिवहन के अंदर जाइलम तक पहुंचाने के लिए, वो आता है हमारे पास में रसधानीय पथ, रसधानीय पथ, या इसको हम टोनोप्लास्ट पथ भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट पथ। ठीक है, ये 3 पथ हमारे पास में काम आते हैं जल के परिवहन के अंदर, पार्श्व परिवहन के अंदर, मूल रोम से जाइलम तक पहुंचाने के लिए। अब हम इन तीनों पथों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, किस प्रकार से, कौन से पथ में कहाँ से जल का परिवहन होता है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम के माध्यम से इन तीनों पथों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम इन तीनों पथों को अभी हम समझने वाले हैं। देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझे आप। ये मूल रोम है, ये वलकुट वाला क्षेत्र है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये मान लीजिए वलकुट वाला क्षेत्र है, वलकुट, ठीक है। ये जैसे सेल है, ये अंतस्थ त्वचा की सेल है, ये मान लीजिए अंतस्थ त्वचा है, या हम कह सकते हैं इसको जो एंडोडर्मिस होती है, अंतस्थ त्वचा, ठीक है, या अंतः त्वचा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर भी कि जो मूल होते हैं, मूल की जो अंतस्थ त्वचा होती है उसके अंदर सुबेरिन के कारण यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं मोस्टली क्या होती हैं, जल के लिए अपारगम्य होती है, ये कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं। तो यहाँ से भित्ति के द्वारा जल प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो ये हमारे पास में अंतस्थ त्वचा के अंदर यहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिका होती है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में आगे की जो परत होगी, ये हमारे पास में परिरंभ है, ये परिरंभ है, ठीक है, परिरंभ। और उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जाइलम है, जाइलम, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए 3 प्रकार के जो पथ हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिएगा जो इन रिक्तिकाओं, जो कोशिकाओं के बीच में रिक्तिका होती हैं वहाँ से, या फिर जो भित्ति है उन भित्तियों के द्वारा, इन भित्तियों के द्वारा जो जल का परिवहन हो रहा है इनके माध्यम से, ये, ठीक है, ये हमारा एपोप्लास्ट पथ है, ठीक है। जो या तो कोशिकाओं के बीच के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो कोशिका भित्ति होती हैं उन कोशिका भित्तियों के द्वारा जो जल का परिवहन होता है वो पथ है, वो एपोप्लास्ट पथ कहलाएगा, ठीक है। यानी ये जो पथ दिख रहा है हमको इंडिकेट कर दें, ये है हमारा एपोप्लास्ट, ठीक है, ये हमारा एपोप्लास्ट पथ है, ठीक है। सबसे पहले इसी के बारे में हम समझ लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें एक निष्क्रिय परिवहन होता है, परिवहन, ठीक है। ये निर्जीव पथ होता है, निर्जीव पथ, निर्जीव पथ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वाटर का जो परिवहन होता है वो इसी पथ के माध्यम से होता है, ठीक है। और इसमें अनियंत्रित रूप से जल का परिवहन होता है, यानी अनियंत्रित परिवहन होता है, परिवहन होता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं इसमें याद रखने वाली हैं। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ तक तो यानी कि अंतस्थ त्वचा तक तो एपोप्लास्ट पथ के द्वारा जल का परिवहन हो गया, लेकिन आगे जैसे ही अंतस्थ त्वचा आई यहाँ पर एपोप्लास्ट पथ काम नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब जल है वो इधर रहेगा, ठीक है। इसकी जो कला है कोशिका कला, उस कोशिका कला के द्वारा फिर इसमें प्रवेश कर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। कोशिका कला के द्वारा प्रवेश जो है आगे बढ़ेगा, परिवहन होगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ जो कोशिका भित्ति के द्वारा आ रहा है, यानी एपोप्लास्ट पथ से आ रहा है, आगे जाके जो हमारे पास में झिल्ली के माध्यम से जल का आगे परिवहन हो रहा है, इस परिवहन को यहाँ पे ये जो परिवहन हो रहा है इस परिवहन को कहते हैं पार कला पथ। इस पथ को कह देंगे पार कला पथ,
ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं यहाँ पर जल क्या नहीं हो सकता, या इसके पार नहीं हो सकता, यानी इसमें परिवहन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जल है, ये इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके माध्यम से आगे बढ़ता है और वापस से फिर आगे जाके कैस्पेरियन पट्टिका को पार करने के बाद में वापस से ये किस में चला जाता है, हमारे पास में कोशिका भित्ति के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जो एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट पथ द्वारा परिवहन पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीच में कैस्पेरियन पट्टिका आ जाती है तो यानी संपूर्ण एपोप्लास्ट पथ नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, बीच में कैस्पेरियन पट्टिका आ गई, वहां पर कौन सा पथ लेना पड़ता है, इनको पारकला पथ लेना पड़ता है। ठीक है, ये तो हमारे पास में हो गया एपोप्लास्ट पथ। ठीक है, ध्यान रहे एपोप्लास्ट पथ या तो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं उनके माध्यम से जल का परिवहन, या फिर कोशिका भित्तियों के द्वारा जल का परिवहन होगा, वो एपोप्लास्ट पथ कहलाएगा। ध्यान रखना, निर्जीव होता है। ठीक है, इसमें अनियंत्रित परिवहन होता है और जो है एपोप्लास्ट पथ पूर्ण नहीं होता है। बीच में कैस्पेरियन पट्टिका जो अंतस्थ त्वचा में आती है वहां पर पार कला पथ के द्वारा जल आगे बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें संलवक या सिम्प्लास्ट की बात करें। ठीक है, सिम्प्लास्ट देखिए, यहाँ देखिए ये दो कोशिकाएं हैं, उनको बीच में मिलाने के लिए जो कोशिका भित्तियों में जो छिद्र होते हैं उनमें कुछ जीव द्रव्यक तंतुक पाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए जब जल का परिवहन इन जीव द्रव्यक द्वारा ठीक है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम सिम्प्लास्ट। ये हमारे पास में है सिम्प्लास्ट पथ। तो ये जो पथ है ये सिम्प्लास्ट पथ है हमारा। ठीक है, यानी जीव द्रव्य टू जीव द्रव्य। ठीक है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा परिवहन होता है, जल का क्या होता है, परिवहन होता है। दूसरी बात यह सजीव पथ होता है, सजीव पथ है। ठीक है, ये सजीव पथ है। ठीक है, और परासरण के द्वारा संपन्न होता है, सजीव पथ है तथा परासरण द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है। और इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता। ठीक है, और एक सबसे विशिष्ट बात कि ये धीमी प्रक्रिया होती है, धीमा होता है। यानी इस पथ के द्वारा जल का परिवहन कैसा होता है, धीमा होता है। ठीक है, जल का परिवहन धीमा होता है। यानी कि जीव द्रव्य टू जीव द्रव्य के अंदर एक कोशिका के जीव द्रव्य से दूसरे कोशिका के जीव द्रव्य में जो जल का परिवहन हो रहा है, ये एक पथ जो बन रहा है ये सिम्प्लास्ट पथ कहलाता है। ये सजीव पथ है। क्या है, सजीव पथ है और ये परासरण पर निर्भर करता है। दूसरी बात हम बात करें, इसमें धीमा परिवहन होता है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दूसरा पथ हो गया सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, यानी जल का परिवहन जाइलम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तीसरा बात करें हम। ठीक है, मैं यहां लिख देते हैं, रसधानीय पथ या टोनोप्लास्ट पथ। ठीक है, रसधानीय या टोनोप्लास्ट
टोनोप्लास्ट। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये पथ क्या होता है, इसको हम डॉट डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं। तो ये मोस्टली हमारे पास में इसमें भाग लेती हैं रेक्टिका, प्लाज्मा कला, ये इसमें भाग लेती है मोस्टली। ठीक है, यानी यहाँ देखिए जो रसधानी या टोनोप्लास्ट पथ है, इसमें जल रिक्तिका, यहाँ से जो रिक्तिका है इसकी टोनोप्लास्ट यानी इसका जो आवरण है इस टोनोप्लास्ट से या फिर कोशिका की कला से या फिर जो है हमारे पास में रसधानियों से होता हुआ जाइलम तक पहुँचता है। इस पथ को हम जो है बोलते हैं टोनोप्लास्ट पथ। ये भी हमारे पास में क्या होता है, एक सजीव पथ है और इसमें भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मोस्टली जल का जो परिवहन है, ठीक है, मूल रोम से जाइलम तक वो पार्श्वीय परिवहन है इस प्रकार से। उसके बाद में जाइलम से फिर ऊपर चढ़ता है रसारोहण के द्वारा। तो इन यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 पथ काम आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पथ हैं वो पथ है हमारे पास में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पथ नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वाटर का जो परिवहन होता है वो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है, निष्क्रिय होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये निर्जीव पथ होता है। लेकिन ये पूरा पथ ये कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि बीच के अंदर कैस्पेरियन पट्टिकाओं के कारण क्या होता है, यहाँ पर पार कला पथ है, उसके द्वारा जल को आगे बढ़ना होता है। अंतस्थ त्वचा में ये कैस्पेरियन पट्टिका सुबेरिन के कारण यहाँ पर बनी हुई होती हैं, जो क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पास में जल मूल रोम से जाइलम तक 3 पथों के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, धन्यवाद।